गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हिंदी में हम लोग एक छोटा सा टॉपिक पढ़ रहे थे जिसका नाम था समास, है ना। और समास को अगर मैं देखूं तो इन जनरल हमने कहा था कि समास कितने प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार के होते हैं। कॉमन अगर टाइप देखते हैं, पदों के बेस पे अगर देखते हैं तो हमने अलग से आपका 4 टाइप बताए थे। तो ये जो कर्म समास हैं, इन समासों में हमने कल जो डिस्कस किया था वो था तत्पुरुष समास, है ना। और तत्पुरुष समास मैंने किसके बेस पे डिफाइन किए थे? विभक्तियों के बेस पे, यानी कारक चिन्हों के बेस पे। तो हमने कहा कर्ता को छोड़ देते हैं, उसके बाद कर्म तत्पुरुष, ठीक है। तो कर्म कर्ता ने छोड़ दो, कर्म को करण से संप्रदान के लिए आपादान से अलग होने के अर्थ में संबंध का के की रारेरी नाने ने अधिकरण में पेपर, ठीक है। ये आपके हमारे पास क्या थे? ये हमारे पास थे तत्पुरुष समास के प्रकार। अब हमारे पास जो समास है बच्चों, उस समास का नाम है हमारे पास कर्मधारय समास। क्या नाम है? कर्मधारय समास। तो कर्मधारय समास की अगर हम बात करते हैं तो जनरली कर्मधारय समास को अगर हम पढ़ते हैं तो हम पहले आपका पदों की किसके बेस पे? आपका विशेषता के आधार पर, या पदों की आपका प्रधानता के आधार पर। क्योंकि मैंने कहा जो समास होते हैं उसमें 2 पद होते हैं, एक होता है आपका पूर्व पद यानी आपका प्रथम पद जिसको हम कहते हैं, और एक हमने कहा था उत्तर पद। जैसे हम किसकी बात करते हैं, यहाँ पे चरण कमल लिखा है तो चरण कमल में आपका चरण हमारे पास क्या है? पूर्व पद यानी आपका प्रथम पद, और कमल आपका क्या है? द्वितीय पद, जिसको अंतिम पद भी कहते हैं। तो पदों की प्रधानता के आधार पर अगर मैं कर्मधारय समास को डिफाइन करूं तो हमने कहा इसमें उत्तर पद प्रधान होता है, यानी आपका द्वितीय पद प्रधान होता है, अंतिम पद प्रधान होता है। उत्तर का पद होता है बाद वाला, है ना। तो उत्तर पद प्रधान होगा, ठीक है। उसकी वजह से वो आपका स्पेसिफिक बन जाएगा। तो ये तो डेफिनेशन हम उसके बेस पे कह रहे हैं कि पदों की प्रधानता के बेस पे, लेकिन आप कहोगे सर अगर उत्तर पद प्रधान होता है तो हमने तो तत्पुरुष समास में भी तो आपका उत्तर पद प्रधान पढ़ा था, हमने द्विगु में भी पढ़ा था, है ना। तो अब हमें क्या करना है? यहाँ पे हमें यहाँ पे आना है कर्मधारय समास की एक और विशेषता पे, जिसपे हमने लिखा है कि अब ये जो समास होता है, इस समास में जो 2 पद होंगे, एक पद दो पद, एक पद दो पद, एक पद दो पद, एक दो एक दो एक दो, दो पद हैं। इन 2 पदों में आपका क्या होगा? रिलेशन होगा। वो रिलेशन होगा विशेषण विशेष्य का, वो रिलेशन होगा आपका उपमेय और उपमान का। तो विशेषण और विशेष्य का आपका क्या संबंध है और उपमेय और उपमान का क्या संबंध है, ये तभी पता चल पाएगा जब आपको पता होगा कि विशेषण किसको कहते हैं, है ना। एडजेक्टिव किसको कहते हैं, है ना, या उपमेय उपमान किसको कहते हैं। तो मेरे को ये बताओ, ये तो बहुत बेसिक डेफिनेशन है हमारे पास। विशेषण क्या होते हैं? डेफिनेशन अगर हम, आपने बिल्कुल सही कहा, दोनों ने सही कहा, लेकिन एक आपका मैंने कहा ना कि एक कैसे आपका हम ग्रामेटिकल वे में अगर कहेंगे तो संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता बनाने वाले शब्दों को विशेषण कहा जाता है, ठीक है। अब हमने कहा सपोज संज्ञा, है ना। अब इस संज्ञा में आते हैं हम आपका, जैसे अनुदीप पे, है ना। अनुदीप बताना भाई, अनुदीप कैसे लिखते हैं? ऐसे लिखते हो अनुदीप, है या ये लिखते हो ना अनुदीप, ठीक है। अच्छा, तो अच्छा अनुदीप क्या है? यहाँ पर संज्ञा, ठीक है। या मैं इसकी जगह लिखूं वह, ये क्या है? सर्वनाम। तो हमने लिखा है यहाँ पे कि विशेषण और विशेष्य का महत्व है। तो आपने कहा कि सर संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को आपका विशेषण कहा जाता है। तो यानी अनुदीप की या वह कोई आपका व्यक्ति, जिसको हम क्या कहते हैं? सर्वनाम कह रहे हैं, उनकी विशेषता बताने वाला आपका जो आपका क्या है शब्द होता है उसको विशेषण कहते हैं। जैसे अनुदीप एक अच्छा लड़का है, वह एक अच्छा लड़का है। तो यहाँ पे ये संज्ञा, ये सर्वनाम, ये आपका इसकी विशेषता। लेकिन ये जो विशेषता है, इस विशेषता में अब आपका एक वर्ड और आ गया विशेषण से विशेष्य। तो अब संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को तो हमने विशेषण कहा, लेकिन अब आपका विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द को हम क्या कहते हैं? विशेष्य कहते हैं। जैसे आपका सिंपल सा है काला घोड़ा, है ना। जब मैं संज्ञा, जब आपको विशेषण बताऊंगा तो उसमें विशेषण विशेष्य को अलग से पढ़ते हैं। तो काला घोड़ा, भाई घोड़े की विशेषता क्या है? आपका काला, विशेष्य। तो ये विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहा जाता है? विशेष्य कहा जाता है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि जब भी हम कर्मधारय समास को पढ़ेंगे तो विशेषण और विशेष्य का रिलेशन हो सकता है। यानी क्या हो सकता है? विशेषण की विशेषता को बता सकता है कोई। नेक्स्ट आपका उपमेय और उपमान का संबंध भी हो सकता है। उपमेय का संबंध, उपमान का संबंध, तो उपमेय आपका क्या होता है? ठीक है, जिसकी तुलना की जाती है ना। और उपमान कौन होता है? जिससे तुलना की जाती है ना। तो मैं आपको जैसे क्या है अनुदीप का एग्जांपल लूंगा। मैंने कहा अनुदीप आपका नेताजी जैसा लड़का है, तो अनुदीप क्या हो गया? उपमेय हो गया। लेकिन नेताजी क्या हो गए? उपमान हो गए।
यानी छोटे को बड़े से कंपेयर करना है। मैं आपका इसकी बात करूं ईशानी की, मैं इसका कंपैरिजन कर दूं इंदिरा गांधी के साथ। इंदिरा गांधी एक आपका बड़ी पर्सनैलिटी थी, पावरफुल पर्सनैलिटी थी, तो ये उपमेय हो गई, इंदिरा गांधी उपमान हो गया, है ना। ऐसे ही आपका जैसे मैं किसी बच्चे की आपका कंपैरिजन कर दूं किसके साथ, चंद्रमा के साथ, है ना, तो यहां पे आपका ये रिलेशन आपका दिखाई देगा। तो विशेषण की विशेषता, विशेषण विशेष्य, या फिर आपका उपमेय उपमेय उपमान का रिलेशन होगा, तो दोनों बेसिकली आपका कर्मधारय समास के पार्ट बनेंगे। अब आते हैं इस समास का विग्रह करने पर। जब भी समास का विग्रह करोगे तो हमेशा ध्यान रखना है तोड़ने पर। जैसे हमने किसकी बात करी थी, तत्पुरुष समास की बात की थी, तो हमने कर्म आपका जो आपका कारक की विभक्तियां थी वो आई थी ना। हमने क्या कहा था, रसोई घर, रसोई के लिए घर कहा था। मैंने कहा पूजा कर, पूजा के लिए घर कहा था, है ना। तो यहां पे राजा का बेटा, राजपुरुष, ठीक है, राजा का पुरुष, विभक्तियां आ रही है ना। तो यहां पे अगर हम तोड़ेंगे तो इसको तोड़ते हुए हम आपका क्या देखेंगे, के समान, ठीक है, या फिर जो या रूपी से शब्द बीच में यूज कर सकते हैं तोड़ने पर। यानी अगर कर्मधारय समास को पढ़ना है तो उसको आपका समास को तोड़ने के लिए हमें के समान है जो रूपी, क्योंकि उपमेय उपमान जो है बेसिकली मैं कहता हूं कि ये जो सपना है ये उसके जैसी, ठीक है, उसके समान, ठीक है, उसके रूपी, जैसे आपके वर्ड आएंगे इसके बेस पे हम इसको क्लासिफाई करते हैं। तो एग्जांपल देखो यहां पे, चरण कमल, है ना। तो चरण कमल का मतलब है चरण जो है किसके समान, कमल के समान, या कमल जो है चरण के समान, ठीक है। लेकिन यहां पे क्या है, हमका कमल के समान चरण लिखा है ना मैंने, ठीक है। तो चरणों की तुलना किसके साथ की गई है, कमल के साथ की गई है। तो क्या है, विशेषण विशेष्य है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम ये आपका उपमेय उपमान। नेक्स्ट आपका नील गगन, नीला है जो गगन, ठीक है। तो नीला है जो गगन, नीला आपका विशेषण, ठीक है। या फिर आपका हम कह सकते हैं नील, विशेषण और विशेष्य दोनों आ रहे हैं, उपमेय उपमान भी आ रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका चंद्रमुख, चंद्रमा के समान मुख। अब एक बात बताओ, मुख और चंद्रमा, क्या किसी के मुख की हम चंद्रमा के साथ कंपैरिजन कर सकते हैं, नहीं कर सकते, लेकिन कर रहे हैं, तो उपमेय और उपमान का संबंध आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका दही में डूबा हुआ बड़ा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास गुरुदेव, ये कई एग्जांपल है, ठीक है। तो इनको तोड़ना है आपको, अगर इनको समझना है तोड़ना पड़ेगा, ठीक है। ये एक एक्सेप्शनल केस है यहां पर, ठीक है। एक्चुअली क्या होता है, ये जो आपका हमारे पास मैंने हाईलाइट भी करा हुआ है, ये हाईलाइट इसलिए करा हुआ है क्योंकि बेसिकली क्या है, हमारे पास जब हम तत्पुरुष समास पढ़ते हैं तो तत्पुरुष समास में भी तो आता है में, आता नहीं यार, ठीक है। तो कई बार ऑप्शन में तत्पुरुष समास भी होता है, इसलिए आपका जो है वो ऑप्शन जो दिया उसने वो अपने तत्पुरुष समास में गलत देके उसमें ले लिया। और दही में डूबा हुआ बड़ा की अगर मैं बात करता हूं तो यहाँ पे बेसिकली आपका क्या है, विशेषण विशेष्य की बात कर रहा है ना। नेक्स्ट आपका है हमारे पास गुरुदेव, गुरु जो है देव रूपी, है ना। तो गुरु क्या हो गया, विशेषण, ठीक है। और ये क्या नाम है, गुरु क्या हो गया, देव, यानी आपका गुरुदेव की बात करो, गुरु आपका क्या हो गया, उपमेय हो गया, और देव क्या हो गया, उपमान हो गया। भला मानस, भला है जो मानस, ठीक है, भला है जो मानस, तो हमने एग्जांपल देखा है जो, ठीक है। नेक्स्ट आपका हमारे पर नारी, पराई है जो नारी। नेक्स्ट आपका पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम है जो, ठीक है, या उत्तम है जो पुरुष। लेकिन यहां पे मैंने कहा बहुब्री समास भी हो सकता है, क्यों, क्योंकि अगर एक बात बताओ, हम यहाँ पे लिखे हैं नीला है जो गगन, क्या हम किसी का कंपैरिजन कर रहे हैं किसी के साथ, यहाँ पे हमें कोई तीसरा पक्ष दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ पे पुरुषोत्तम के नाम से हमारे दिमाग में एकदम आता है भगवान राम, यानी आपका किसी तीसरे के लिए आपका फिक्स हो जाता है, रूढ़ हो जाता है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो सकता है, यहाँ पे हमारे पास बहुब्री समास भी हो सकता है। आगे आओ, बहुत सारे, ठीक है। अब है घृतान, ठीक है, घी में पका हुआ अन्न, ठीक है। नेक्स्ट पका हुआ या पकाया हुआ अन्न। पर्ण कुटीर, पत्तों से बनी हुई कुटीर, आप देख सकते हो कितने सारे निकल के आ रहे हैं, यहाँ पे बहुत सारे निकल के आ रहे हैं। ये एग्जाम में पूछे हुए आपके वो है जो बार बार रिपीट होते हैं, मैं ये नहीं करूंगी बाकी रिपीट में, बहुत सारे हैं, ठीक है। आप यहाँ पे अगर बात करते हो कृष्ण सर्प, काला है जो सर्प, तो यहाँ पे क्या है आपका विशेषण विशेष्य तो है ना, यानी आपका एक सांप की बात चल रही है, काला सर्प, ठीक है। तो यहाँ पे आपका हमारे पास सज्जन, ठीक है, सत्य है जो जन। नेक्स्ट आपका भुजदंड, दंड के समान भुजा, है ना, तो के समान है, चंद्रमा के समान, उपमेय उपमान, ठीक है। मृग लोचन, मृग के समान लोचन, यानी आपका जो मृग होता है, यानी आपका किसको, जिसको हम हिरन कहते हैं, हिरन की तरह आपका जो है आंखें, है ना। नेक्स्ट आपका क्या है हमारे पास, स्त्री रत्न, स्त्री रूपी रत्न, ठीक है। नेक्स्ट है आपका भवजल, भवरूपी जल, कोई भी देख लो, कायर का पुरुष, कायर है जो पुरुष, ठीक है। नेक्स्ट का पुरुष की अगर हम बात करें तो ये आपका क्या हो गया, विशेषण विशेष्य हो गया। नेक्स्ट आपका अधमरा, आधा है जो मरा,
ठीक है। नेक्स्ट आपका देहलता, देहलूपी लता, आशा लता, आशा की लता, यहाँ पे कोई भी देख लो। प्रधानाध्यापक, प्रधान है जो अध्यापक, नील गाय, नीली है जो गाय, ठीक है। लाल मणि, लाल है जो मणि, कनक लता, ठीक है, और कनक लता है ये, ठीक है। नेक्स्ट आपका नवयुवक, प्राण प्रिय, महावीर, महापुरुष, महाजन, महात्मा, परमानंद, शुभागमन, शुभ है जो आगमन, और विद्याधन, विद्यारूपी धन, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास महाजन, जो आपका ये वर्ड अलग यूज किया है, ये आपका पूछा हुआ है एग्जाम में कि महाजन में किस तरह की आपका हमारे पास क्या है, आपका यहाँ पर समास है। तो महाजन में आपका महान है जो जन, तो मैंने कहा तोड़ना है, तो तोड़ने के लिए आपको ये देखना पड़ेगा यहाँ पे महान है जो जन, महान, ठीक है, या महान है जो जन, ये तो आएगा इसमें है जो। तो ये हमारे पास एग्जाम्पल है किसके, तत्पुरुष समास के। तो तत्पुरुष समास के कर्मधारय समास के एग्जाम्पल है ना। ये आपके मैंने अलग से ले रखे हैं कुछ सेक्शंस। जैसे आपका कमल नयन लिखा है, कमल के समान नयन, ये बहुत ज्यादा रिपीटेड है। नेक्स्ट है नील कमल, नीला को, श्याम सुंदर, श्याम है जो सुंदर। एक बताओ श्याम सुंदर किसको कहते हैं, कृष्ण को भी तो कहते हैं। तो क्या यहाँ पे बहुव्रीहि भी हो सकता है ना। नेक्स्ट आपका महादेव, महान है जो देव, किसको कहते हैं, भगवान शिव को कहते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली अगर देखा जाए तो यहाँ पे कर्म ये कर्मधारय समास के साथ हमारे पास क्या है, बहुव्रीहि समास भी है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका घनश्याम, घन के समान है जो, ठीक है। अब देखो हमने लिखा घन के समान लिखा है ना श्याम, तो ये आपका घन के समान लिखा, तो हमारे पास क्या, घन का मतलब होता है आपका, श्याम का मतलब होता है काला, घन का मतलब होता है बादल, ठीक है। लेकिन घनश्याम हम किसको कहते हैं, कौन था काला, भगवान कृष्ण। तो बहुव्रीहि समास हो गया कि एक तीसरे को आपका जोड़ रहा है, तो कर्मधारय भी है, ठीक है। नेक्स्ट है सुलोचना, ठीक है, सुलोचन, सुंदर है जो लोचन, लेकिन यहाँ पे सुलोचन, ठीक है, सुलोचना लिखा है ना, तो सुलोचना आपका किसी की वाइफ का नाम भी था, मेघनाथ की वाइफ का नाम था, है ना। तो ये आपका क्या हो सकता है, ये हमारे पास बहुव्रीहि भी हो सकता है। नेक्स्ट आपका नरसिंह, नरसिंह आपका विष्णु को कहते हो, ठीक है। तो डिपेंड करता है कि ऑप्शन जो आते हैं उस ऑप्शन में कर्मधारय होता है या बहुव्रीहि होता है। तो यहाँ पे दोनों ऑप्शन आ सकते हैं आपके, लेकिन बहुव्रीहि हमने बताया नहीं, तो बहुव्रीहि हम आगे जब देखेंगे तो उसके बाद डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास जो स्लाइड आती है बच्चों, वो है द्विगु समास, ठीक है। द्विगु समास की अगर हम बात करते हैं तो बहुत आसान है, मैंने आपको बता दिया कि जो द्विगु समास है वो सबसे आसान है पकड़ना। रीजन आपका यहाँ पे लिखा है द्वि, दु लिखा है ना, द्वि, द्वि का मतलब होता है दो, दो क्या है, एक नंबर है। तो इस समास की पहचान के लिए पहले तो हम नंबर भी ढूंढ सकते हैं कि अगर किसी में नंबर होगा तो उस नंबर के बेस पे हम क्या कर सकते हैं, 90% केस में आपका क्या होगा, नंबर के बेस पे हम उसको द्विगु समास कर सकते हैं। लेकिन अगर मेंस में पहुंचते हो तो मेंस में आपका कई बार डेफिनेशंस भी तो आती हैं छोटी छोटी लिखने के लिए। तो द्विगु समास की अगर मैं बात करता हूं तो पहला एग्जाम्पल हमने लिखा है कि द्विगु समास आपका वो समास होता है जिसमें पहला पद आपका हमेशा क्या होगा, संख्या होगी, ठीक है, या फिर आपका परिमाणवाचक यानी रिजल्ट देने वाला आपका क्या होगा, विशेषण होगा या विशेषण का संबंध होगा, ठीक है। तो पहला द्विगु समास का पूर्व पद आपका संख्यावाचक या परिमाणवाचक विशेषण को रिप्रेजेंट करने का काम करेगा या उसके समान होगा, नंबर होगा। दूसरा हमारे पास इस समास में आपका कौन सा पद प्रधान होता है, उत्तर पद यानी अंतिम पद यानी आपका द्वितीय पद प्रधान होता है। आगे आओ, ठीक है। समास में प्रयुक्त संख्या क्या करेगी, आपका केवल नंबर क्या करेगी, समूह को दर्शाने का काम करेगी, नंबर को दर्शाने का काम करेगी, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे आपका कुछ एग्जांपल ऐसे होंगे जिसमें बेसिकली हम क्या देखेंगे, हम डायरेक्ट देखेंगे कि वहां पे बहुव्रीहि समास आ सकता है, वहां पे भी बहुव्रीहि समास आ सकता है, ठीक है। लेकिन यहां पे अगर मैं द्विगु समास के अर्थ में इसको समझाने की बात कर रहा हूं तो यहां पे देखना कि समास में जो भी संख्या प्रयुक्त होगी वो किसी ग्रुप को, क्योंकि नंबर आपका जो है जैसे एकानन है, एकानन तो आपका गणेश को कहते हैं, तो एक आ रहा है ना, तो मैं इसको आपका बोल सकता हूं द्विगु, लेकिन एकानन के नाम से हमारे पास कौन आ रहा है, सीधा गणेश जी आ रहे हैं, तो ये बहुव्रीहि होगा। तो यहां पे आपका हमें क्या करना है, जो संख्या है उस संख्या को बेसिकली हम कह रहे हैं कि वो किसी ग्रुप को रिप्रेजेंट करने का काम करती है, किसी समूह को रिप्रेजेंट करने का काम करती है, कोई अलग से अर्थ नहीं देती कि मैं दो का मतलब भगवान शिव बोल दूं या दो का मतलब मैं गणेश बोल दूं, दो का मतलब मैं आपका ये क्या नाम है इस लड़की का, राखी बोल दूं, ऐसा तो नहीं हो सकता, राखी आने वाला भी है ना। तो यहाँ पे आपके हमारे पास पूरे ग्रुप को रिप्रेजेंट करने का काम करेगा वो नंबर। जैसे एग्जांपल है नवग्रह है, कितने ग्रह हैं, 8 हैं ग्रह तो, है ना, लेकिन पहले कितने कार्य कहे जाते थे, 9, प्लूटो हट गया, है ना। तो यहाँ पे आपका नवग्रह, नव का मतलब तो 9 ही होता है, ग्रह का मतलब होता है प्लेनेट, यानी 9 ग्रहों का समूह, है ना। तो हमने क्या लिखा हुआ यहाँ पे, किसी समूह को, समाहार को, ग्रुप को रिप्रेजेंट करने का काम करता है, तो भाई यही तो है, समूह ही तो है। तो कौन सा समास होगा, द्विगु समास हो गया। नेक्स्ट देखो दोपहर,
है ना। हम कहते हैं सुबह हो रही है, दोपहर हो रही है, दोपहर का मतलब है आपका दूसरा पहर, है ना। तो दोपहर मतलब दो पहरों का समाहार या दो पहरों का समूह, एक सुबह वाला और एक उसके बाद दिन वाला। नेक्स्ट आपका देखो त्रिवेणी। त्रिवेणी जनरली आपका, हम कई प्लेस, ऋषिकेश में त्रिवेणी घाट है, क्या मतलब है इसका, तीन नदियां मिलती होंगी, ठीक है। तो तीन वेणियों का समूह हो गया, ग्रुप की बात करें। नेक्स्ट है पंचतंत्र, है ना। पंचतंत्र आपका किसने लिखा है, बहुत फेमस बुक है, तो एग्जाम में बहुत बार पूछी है, विष्णु शर्मा की बुक है, ठीक है। तो ये आपका जो पंचतंत्र है, इस पंच में आपका पांच किसी ग्रुप को रिप्रेजेंट करने का काम कर रहा है, ठीक है, पांच तंत्रों का समूह। नेक्स्ट आपका त्रिलोक, तीन लोकों का समूह, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या है, शताब्दी। शताब्दी का मतलब होता है 100 वर्ष, तो एक वर्ष दो वर्ष मिला के 100 वर्ष हुआ, तो पूरा ग्रुप बना ना, तो 100 वर्षों का समूह हो गया। पंसेरी, पांच शेरों का समूह। नेक्स्ट आपका देखो सतसई, सत का मतलब होता है सात, 700 आपका हमारे पास पदों का समूह, ठीक है। बिहारी, बिहार सतसई का नाम सुना होगा तुमने, एक बहुत फेमस बुक है, ठीक है। नेक्स्ट आपका हमारे पास दुमाता, दो माताओं का, है ना, एक पर्सन जिसकी दो माताएं हैं। नेक्स्ट आपका हमारे पास दुसूती, दो सूतों का मेल। आगे आओ, त्रिभुज, आपको पता है ट्रायंगल जिसको हम कहते हैं, तीन भुजाएं होती हैं, त्रिकोण आपका वही त्रिभुजी होता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका तिरंगा, हमारा फ्लैग, तीन रंग है, समूह को रिप्रेजेंट करने का काम करता है, ठीक है। चतुर्वेद, चार वेदों के ग्रुप को रिप्रेजेंट करने का काम करता है। चौमास, जून जुलाई अगस्त सितंबर चल रहा है आजकल बरसात, है ना, 4 महीनों को रिप्रेजेंट करने का काम करता है। पंचवटी, 5 पेड़ों के आपका समूह को रिप्रेजेंट करने का काम करता है। नेक्स्ट आपका आते हैं हम आपका सप्ताह, ठीक है। सप्तऋषि, सप्तऋषि 7 ऋषियों के समूह को रिप्रेजेंट करने का काम करता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका अठन्नी, 8 आपका हमारे पास आनों का समूह, चवन्नी, अठन्नी, है ना। तो चवन्नी 25 पैसा, अठन्नी 50 पैसा, है ना। तो ये आपका 8। नवरत्न या नवरात्रि, 9 रात्रियों का समूह। नवरात्रि के हम बेसिकली वो लगाते हैं ना, क्या इसका नाम, हरियाली। ये देखो, ये हमारे पास आया ये पार्ट, तो ये सबसे आसान है आपका समझना हम लोगों के लिए, है ना। लेकिन ध्यान क्या रखना है कि यहाँ पे जो नंबर होगा, नंबर का मतलब नंबर ही होना चाहिए, ये नहीं है कि वो नंबर आपका क्या कर रहा है, मैंने कहा एकानन के नाम से सीधा गणेश हो जाएगा, ठीक है। तो अब आते हैं आपका नेक्स्ट पे, और ये हमारे पास जो पार्ट निकल के आता है बच्चों, उसको हम कहते हैं द्वंद्व समास, है ना। द्वंद्व का मतलब झगड़ा, समझ लो। द्वंद्व का मतलब ये तो होता है लड़ाई झगड़ा, है ना। लड़ाई झगड़ा किसमें होता है, पति पत्नी में होता है, किसमें होता है, माँ बाप में होता है, किसमें होता है, भाई बहनों में होता है ना। तो अब एक चीज बताओ, यहाँ पे हमने, पहले मैं एक लाइन बताता हूं आपको, अगर मैंने लिखी होगी यहाँ पर, मैंने लिखा है इसमें, क्या लिखा है, दोनों पद प्रधान होता है। अच्छा एक बात हो, पति पत्नी में कोई बड़ा होता है ना। पति इज इक्वल टू पत्नी, पत्नी इज इक्वल टू पति। भाई बहनों में कोई बड़ा छोटा होता है, पेरेंट्स के लिए तो बराबर ही होते हैं। तो क्या हमें कह सकते हैं कि इसमें आपका एक पद उत्तर होगा, एक आपका प्रथम पद होगा, अंतिम पद होगा, ऐसा तो नहीं हो सकता। एक आपका पूर्व पद होगा, एक अंतिम पद होगा, नहीं होगा। दोनों पदों की आपका समानताएं होंगी, दोनों पदों को हम एक रख के चलेंगे, इसीलिए हम लिखा है कि दोनों पद प्रधान होते हैं, ठीक है। तो सबसे बड़ी बात हमारे पास जो द्वंद्व समास होता है, उस द्वंद्व समास में दोनों पदों की प्रधानता होगी, है ना। हम ये नहीं कहेंगे कि पूर्व पद आपका हमारे पास प्रधान है, उत्तर पद प्रधान है, इसमें दोनों पदों को हम इक्वली लेके चलते हैं, राइट। दूसरी कंडीशन, इन समासों को पहचानना है, क्यों, क्योंकि देखो कई बार होता क्या है, इस समास को पहचानने के लिए मैंने कहा जनरली आपका क्या होता है, एक योजक का साइन लगा होता है, जैसे ये डैश लगा होता है, ये वाला, इसको कहते हैं योजक चिन्ह, इसको योजक चिन्ह से रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन एग्जाम में वो क्या कर देता है, इस योजक चिन्ह को नहीं देता है, जिससे आपको पहचानने में दिक्कत होती है फिर। लेकिन जनरली अगर हम किसकी बात करते हैं, यहाँ पे द्वंद्व समास की बात करते हैं, तो द्वंद्व समास को पहचानने के लिए योजक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, यानी डैश का प्रयोग किया जाता है। एक क्यों, क्योंकि दोनों क्या है, बराबर हैं, दोनों क्या है, प्रधान हैं, दोनों क्या है, इक्वल हैं। अब और आगे आगे तो डेफिनेटली हमें इनका अगर क्या करना है, विच्छेद करना है, विग्रह करना है। हम पीछे भी कर रहे थे, हम यहाँ पे भी करेंगे, तोड़ेंगे, समास को तोड़ेंगे। समास को तोड़ने पर आपका जनरली केस अगर आएंगे, तो यहां पर कई केसों में आपका क्या होगा, हमारे पास विलोम शब्द भी आएंगे, मतलब आपका सिनोनिम कहते हो ना, या एंटोनिम, एंटोनिम्स, ठीक है। तो हम कह रहे हैं कि द्वंद्व समास को अगर पहचाना है, तो द्वंद्व समास में आपका पहले आप क्या देखोगे, योजक चिन्ह देखोगे,
पहले तो ये देखोगे कि पद कौन सा प्रधान है। अगर दोनों पद प्रधान है, दोनों पद आपका इक्वल है, तो इसका मतलब है आपका द्वंद्व समास है। नहीं पहचान पा रहे हो तो दूसरे पे आओ। मैंने कहा योजक चिन्ह लगा होगा, योजक चिन्ह भी नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। आप देखो यहाँ पे कि ऐसा तो नहीं है कि इनमें आपका जो है विलोम शब्दों का आपका जो है बेसिकली क्या हो रहा है, आपका कॉम्बिनेशन बन रहा है। पाप पुण्य, धर्म अधर्म, पति पत्नी। अगर यहां पे आपका क्या होगा, हमारे पास विलोम शब्द बनेगा तो उस केस में आपका द्वंद्व समास हो सकता है। मैंने कहा कंपैरिजन नहीं है, दोनों बराबर हैं, तो मैंने कहा पति बराबर पत्नी, ठीक है। तो पति या पत्नी या भी हो सकता है बीच में, पति और पत्नी भी तो हो सकता है, पति तथा पत्नी भी हो सकता है। तो यहां पे आप देख सकते हो इनका विग्रह करने पर और आ सकता है, एवं आ सकता है, या आ सकता है, अथवा आ सकता है। इनको पहचानने के आपके कई सारे तरीके निकल के आए, और बाकी मैंने कह दिया विलोम तो होगा ही होगा। मैक्सिमम केसेस में विलोम। अब देखो यहाँ पे एग्जांपल, अपना पराया। अपना का विलोम क्या होता है, पराया ही तो होता है, ठीक है। तो ये आपका अपना या पराया है ना, अपना एवं पराया, अपना तथा पराया, ठीक है, अपना या पराया। नेक्स्ट आपका पाप का पुण्य ही तो होता है, ठीक है, पाप और पुण्य या पाप या पुण्य। नेक्स्ट आपका राधा कृष्ण। राधा कृष्ण का आपका बेसिकली राधा कृष्ण में कोई छोटा बड़ा नहीं था, तो राधा और कृष्ण, ठीक है। नेक्स्ट आपका अन्न जल, है ना, नहीं कहते हम कि उसने अन्न जल आपका त्याग दिया है ना। तो यहाँ पे आपका अन्न और जल। नर नारी ये विलोम शब्द है। नेक्स्ट आपका गुण दोष, ये विलोम शब्द है। ये कोई भी एग्जांपल उठा के देख लो, बहुत आसान है। नेक्स्ट देखो आपका गुण दोष के बाद देश विदेश, विलोम शब्द। नेक्स्ट है गरीब अमीर, विलोम शब्द, ठीक है। दिन रात, विलोम शब्द, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल बहुत आसान है। मतलब मुझे लगता है कि एक द्वंद्व समास और एक द्विगु समास को अगर पढ़ना है तो इनको पढ़ने के लिए ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है तुम लोगों को। क्यों? क्योंकि मैंने कह दिया कि द्विगु पढ़ना है तो 2 से याद रखो, यानी नंबर, मैक्सिमम केस में नंबर। अगर द्वंद्व को पढ़ना है तो द्वंद्व का मतलब है लड़ाई झगड़ा, लड़ाई झगड़ा पति पत्नी, माँ बाप, भाई बहनों, सब में होता है। और सबसे बड़ी बात विलोम, ठीक है। ये आ गया। आगे आगे आओ, ये देखो आजकल बरसात चल रही है, नदी नाले आ रखे हैं, है ना। तो नदी नाले में क्या डिफरेंस है, जब बरसात आती है नदी भी नाला बन जाती है, नाला भी नदी बन जाती है ना। तो नदी और नाला। धन दौलत कहते हैं, धन और दौलत। नेक्स्ट आपका दुख सुख, ठीक है। नेक्स्ट है आगे पीछे, ऊंच नीच, आग पानी, राजा प्रजा, ठंडा गर्म, माता पिता, भाई बहन, दाल रोटी, आहार निंद्रा, भला बुरा, छोटा बड़ा। कितने सारे एग्जाम्पल हैं। तो इन एग्जाम्पलों को मुझे नहीं लगता कि तुम्हें पहचानने में कोई दिक्कत आनी चाहिए। क्यों? क्योंकि मैंने आपको पहचान बता दी है कि दोनों आपका, हम क्या करते हैं यहाँ पे दोनों पदों की प्रधानता देखते हैं। एक बात बताओ, नदी से अगर हम क्या करते हैं, नाले को हटा देते हैं तो नदी का अपना अस्तित्व दिखाई देता है ना। नाले को अगर मैं अलग से देखता हूं तो नाले का अपना अस्तित्व दिखाई देता है, अस्तित्व कोई नहीं खो रहा है, तो नदी नाला, है ना। तो यहाँ पे हमारे पास हो गया एक पार्टी। अब आते हैं यहाँ पर एक ऐसा समास जिससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। एक ऐसा समास जिसको हम क्या कहते हैं, बहुब्रीहि समास कहते हैं। और बहुब्रीहि समास की अगर हम बात करते हैं तो बहुब्रीहि समास को लेके मैंने स्टार्टिंग में जब आपका पदों की प्रधानता के आधार पर बहुब्रीहि समास को बताया था, तो हमने कहा था कि एक समास जो इससे पहले आया जिसको मैंने क्या कहा अभी, द्वंद्व समास। मैंने कहा दोनों पद प्रधान होंगे, लेकिन भैया इसमें तो पदों की प्रधानता ही नहीं है। मतलब अगर मैं किसकी बात करता हूं, यहाँ पे बहुब्रीहि समास की बात करता हूं, तो बहुब्रीहि समास में हम कहते हैं कि न तो आपका पूर्व पद प्रधान होगा न उत्तर पद प्रधान होगा, यानी पदों की प्रधानता को तो हम साइड में रख लेंगे। क्यों? क्योंकि ये तो वो समास है जो अपने पदों के बेस पे किसी तीसरे की आपका क्या कर रहा है, कल्पना कर रहा है, ठीक है। अब मैं कहूं आपका, जैसे एग्जाम्पल है, मैंने कहा गजानन, है ना, हम सोच रहे हैं हाथी के बारे में, लेकिन पहुंच गया कहां पर, गणेश। तो इसका मतलब है बहुब्रीहि समास में न तो उत्तर पद प्रधान होने वाला है, न आपका पूर्व पद प्रधान होने वाला है, न तो प्रथम पद प्रधान होने वाला है, न अंतिम पद प्रधान होने वाला है। क्या पानी आ रहा है? वो एक्चुअली नीचे आ रहा है ना, ठीक है, फिक्स करवा देंगे उसको। हल्का भी होता है ना, थोड़ा भारी लगाना चाहिए था, उसको चिपक जाए जो उसमें, या फिर इसमें स्टिक, गम स्टिक लग जाती। अब दूसरी बात कितने पद होते हैं? 2, पूर्व पद, अंतिम पद, प्रथम पद या अपन का उत्तर पद। अब हमने कहा कि बहुब्रीहि समास में जब दोनों पद प्रधान नहीं होते हैं, तो जब अपना पद प्रधान, दोनों पद प्रधान ही नहीं होंगे तो इनके अर्थ की भी हम उम्मीद नहीं कर सकते ना। तो इसका मतलब है दोनों अपना शाब्दिक अर्थ क्या कर देते हैं, आपका छोड़ देते हैं, और दोनों अपना शाब्दिक अर्थ छोड़कर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं, किसी तीसरे पद की परिकल्पना करते हैं। वहां पर हमारे पास बहुब्रीहि समास होगा। तो हम इसको ये भी तो कह सकते हैं कि वो जो आपका पर्टिकुलर आपका सामासिक पद है,
है ना, सामासिक पद ही तो होता है पूर्व पद और अंतिम पद मिलाकर। वो किसी आपका पर्टिकुलर आपका पर्सन के लिए, पर्टिकुलर गॉड के लिए, पर्टिकुलर पर्सनैलिटी के लिए फिक्स हो जाता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल देखो, गजानन है ना, तो हम गजानन को अगर तोड़े, मैंने कहा पूर्व पद और प्रधान पद, है ना, पूर्व पद और अंतिम पद, तो गज और आनंद, यही तो हो रहा है। अब ये मत कर देना गज और आनंद, और गज और आनंद से सीधा आपका क्या कर दिया, वहां पे आपका द्वंद्व समास कर दिया। नहीं, हम इसको कैसे तोड़ेंगे, गज आनंद, गज के समान आनंद है जिसके, और छोड़ दो, तोड़ना भी क्यों है, तुम सब लोग आपका जो है कहीं ना कहीं पूजा पाठ वाले लगते हो, है ना, तो नहीं कहते कि चलो गजानन की पूजा करके आते हैं, यानी गणेश जी की पूजा करके आते हैं। तो गजानन का मतलब है गज का आनन है जिसका, यानी हाथी का सर है जिसका, कौन है, गणेश ही तो है। आ गया तीसरा पद, हमने उम्मीद थोड़ी की थी, गज आपका हाथी होता है और आनंद का मतलब भुजा होता है, लेकिन इन दोनों से हमने तीसरे आदमी की कल्पना कर दी जिसका नाम है गणेश। अब गजानन में ये नहीं कह सकता कि ये हो गई, या गजानन में इसको नहीं कह सकता कि ये हो गई, या आपका अनुदीप हो गया, गजानन आपका गणेश ही है। नेक्स्ट आपका लंबोदर, है ना, मेरे घर में कहते हैं कि इसका पेट बहुत लंबा है मेरा, तो क्या तुम ये लिखोगे कि गजानन में ये लंबोदर लिखा है तो वहां पे लिखा होगा अमृतसर, ऐसा तो नहीं देखोगे। गजानन ये आपका जब लंबोदर बढ़ जाएगा तो लंबोदर से लंबा है उदर जिसका, लंबा है पेट जिसका, वो आपका गणेश जी है। ठीक है, तो लंबोदर आपका जो है गणेश, लंबा है उदर जिसका, लंबा है पेट जिसका, हम सीधा गणेश जी को याद करते हैं, गणेश जी के लिए फिक्स हो गया, रूढ़ हो गया, ये लिखा है। त्रिनेत्र, है ना, अब त्रिनेत्र की अगर हम बात करते हैं तो देखो तीन नेत्र, अगर हम इन जनरल इसको देखें तो ये हम किस में पढ़ सकते थे, द्विगु में भी पढ़ सकते थे त्रिनेत्र को, और शायद पढ़ा भी होगा। ठीक है, लेकिन अगर हम किसकी बात करें, त्रिनेत्र की बात करें, तो त्रिनेत्र आपका किसके हैं, शिव के हैं। ठीक है, तो तीन नेत्र हैं जिसके, कौन है, भगवान शिव है, फिक्स हो गया। नेक्स्ट आते हैं आपका नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, कौन है, भगवान शिव है, तीसरा आदमी है। नेक्स्ट आपका हमारे पास दशानन, हम सीधा आपका करते हैं रावण, क्यों, क्योंकि रावण के लिए फिक्स हो गया, तो दशानन रावण के लिए। चतुर्भुज, अब देखो चतुर्भुज की अगर हम बात करते हैं तो चार भुजाओं वाला, ठीक है, फोर आपका आर्म्स हैं जिसकी, कौन है ना, तो विष्णु भगवान के लिए चार भुजाओं वाला। ठीक है, नेक्स्ट आपका पीतांबर, पीले हैं वस्त्र जिसके, पीले वस्त्र विष्णु पहनते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका हमारे पास है चक्रधर, चक्र को धारण करने वाला कौन थे, भगवान विष्णु। ठीक है, नेक्स्ट आपका कौन है, वीणा पानी, वीणा आपका पानी में, यानी आपका जिसके हाथों में है, तो वीणा है हाथ में जिसके, कौन है, सरस्वती। कहां है सरस्वती आज, है ना, नहीं। अब देखो यहां पे पंकज, पंकज का मतलब क्या होता है, कीचड़, है ना, तो सोचो कि पंकज हमने आपका किसको फिक्स कर दिया, कमल के लिए फिक्स कर दिया, पंक में पैदा हुआ जो, कीचड़ में पैदा हुआ जो, कीचड़ में तो बहुत सारे पैदा हो रहे हैं, यहाँ पे देखो, यहाँ पे पूरा इंडिया में आधा स्लम है ना, जब कोविड हुआ था तो कोविड में कई बच्चे ऐसे ही पैदा हो गए रास्तों में। ठीक है, लेकिन हम फिक्स कर रहे हैं यहाँ पे कि पंकज का मतलब कीचड़, कीचड़ में पैदा हुआ जो। ठीक है, तो कीचड़ में कौन पैदा होता है, कमल ही तो होता है, यानी आपका एक फ्लावर हो गया हमारे पास। नेक्स्ट है शूलपाणी, शूल का मतलब होता है त्रिशूल, किसके हाथों में त्रिशूल है, भगवान शिव के हाथ में त्रिशूल है। नेक्स्ट आपका देखो श्वेतांबर, श्वेत अंबर धारण करती है जो, कौन है, सरस्वती, आज सरस्वती गोल हो रखी है तुम्हारी, है ना। घनश्याम, घन का मतलब होता है आपका क्या, बादल, श्याम का मतलब होता है कृष्ण, पीछे भी आया था अभी घनश्याम, किसमें आया था, कर्मधार में आया था, है ना, तो यहां पे देखो आपका घनश्याम। ठीक है, घन के समान है जो, कौन है, कृष्ण, या घन के समान है जो श्याम, कौन है, भगवान कृष्ण, तो कर्मधारय भी आ गया। ठीक है, अगर हम सीधे लिखते कि घन के समान, तो तब तो कर्मधारय हो गया, लेकिन हमने लिखा घन के समान काला है जो, वो तो भगवान कृष्ण ही है ना। नेक्स्ट आपका तो गिरिधर, गिरि को धारण करने वाला, एक उंगली पे किसने, हाँ जी, हाँ, ऑप्शन दोनों नहीं आएंगे एक साथ, या तो कर्मधारय ऑप्शन में होगा या बहुब्री एक साथ ऑप्शन में होगा, या फिर दोनों ऑप्शन में होंगे तो नीचे लिखा होगा ए और बी बोथ, है ना। तो यहाँ पे आपका हमारे पास गिरिधर, किसने गिरि को आपका उंगली पे उठाया था, कृष्ण ने। ठीक है, गिरि को धारण करने वाला भगवान कृष्ण। त्रिलोचन, तीन है लोचन जिसके, त्रिनेत्र भगवान शिव, तीन लोचन है जिसके, भगवान शिव। नेक्स्ट आपका मृत्युंजय, किसके लिए करते हो मृत्युंजय, ये बड़ा अच्छा है। ठीक है, ये पहचानना थोड़ा सा मुश्किल होता है, ये वाला,
क्योंकि जल्दी से आप क्या नहीं करते हो, आपका मृत्युंजय से सिप पे नहीं जाते हो। हम कहते हैं यार मृत्युंजय जप करते हैं, लेकिन यहाँ पे कई बच्चे ऐसे होंगे जिनको यही नहीं पता कि मृत्युंजय का जाप होता है किसके लिए, भगवान शिव के लिए होता है। ठीक है, मृत्यु को जीतने वाला कौन था, शिव जी तो था। तो कई लोग महामृत्युंजय जप भी कराते हैं शिव जी का। नेक्स्ट हमारे पास है बच्चों सुलोचना, पीछे आया था अभी। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे मेघनाथ की पत्नी है। ठीक है, यानी सुंदर हैं लोचन जिसके, किसके थे, मेघनाथ की पत्नी के थे। तो यहाँ पे आपका दो समास आ गए, एक कर्मधारय समास हो गया और एक आपका कौन सा हो गया, आपका बहुब्री समास हो गया। दुरात्मा है ना, ये भी कंफ्यूज करता है थोड़ा सा। दुरात्मा, ये रेड मैंने इस क्या पूछ रहा हूं कुछ। ठीक है, दुरात्मा, बुरी है जो आत्मा, किसकी आत्मा होती है बुरी, दुष्ट आदमी की होती है ना। तो किसी तीसरे आदमी के लिए फिक्स कर रहे हैं हम लोग दुरात्मा। ठीक है, ये आपका इंपॉर्टेंट है, जो मैंने रेड कर रखे है ना, ये कई बार आपका जो कंफ्यूज कर। निशाचर, कौन घूमता है रात को, अब बोलो आपका उल्लू। निशाचर उल्लू को भी तो कहते हैं, है ना, उल्लू भी हो सकता है। और निशाचर आपका बेसिकली क्या होता है, राक्षसों को कहते थे पहले। ठीक है, नेक्स्ट आपका विषधर, कौन था विष को धारण करने वाला, सर्प, शिवजी भी है ना। तो ये आपके हमारे पास क्या हो गए, फिक्स हो गए, किसके लिए, किसी थर्ड पार्टी के लिए। ठीक है, किसी तीसरे समूह के लिए। इसीलिए मैं कहता हूं कि बहुब्री समास आपका वो समास होता है जिसमें कोई पद प्रधान नहीं होता है। तो अब हमने आपका दो समास ऐसे देखे, जिनमें आपका हमने देखा कि एक ऐसा समास जिसमें दोनों पदों की प्रधानता होती, वो कौन सा था, द्वंद्व। ठीक है, मैंने कहा वो समास जिसमें कोई पद प्रधान नहीं होता है वो आपका कौन सा है, बहुब्री समास। लास्ट आता है बच्चों अव्ययी भाव समास। अव्ययी की अगर हम बात करते हैं तो अव्ययी भाव समास में सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि ये वो समास है जिसमें आपका प्रथम पद प्रधान होगा, पूर्व पद प्रधान होगा और जो अव्यय होगा। अब अव्यय मैंने आपको बताया था कि जिसपे जेंडर का, है ना, ये आपका आपका क्या है, हमारे पास जो टेंसेस होते हैं, यानी आपका हमारे पास क्या होता है, जो काल होता है। ठीक है, या फिर आपका वचन, यानी आपका सिंगुलर प्लूरल का, या फिर आपका कारक का क्या नहीं होता है, आपका बदलाव नहीं होता है, यानी जेंडर का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, यहां पे आपका किसका, आपका टेंसेस का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, काल का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, यहां पे आपका लिंग का बता दिया मैंने, वचन यानी कारक चिन्ह जो होते हैं, ठीक है, उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। एक वचन, द्विवचन, आपका बहुवचन, सिंगुलर प्लूरल, ठीक है, इनका कोई आपका इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। ये आपका क्या होता है, स्वतंत्र होते हैं, सदैव एक सा रहता है, उसको अव्ययी भाव समास कहते हैं। ठीक है, तो हमने कहा कि ये जो समास है, समास में पूर्व पद प्रधान है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि समास में पूर्व पद प्रधान था, लेकिन उत्तर पद से मिलने के बाद आपका समस्त पद ही अव्यय हो जाता है। समझ रहे हो, अब फिर समझो कि ये वो समास है जिसमें पहला पद प्रधान होगा, पहली बात। ये वो समास होने वाला है जिसमें पहला पद क्या होने का, पूर्व पद पर प्रधान होने के बाद अव्यय भी होगा, जिसपे लिंग वचन काल का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, वो सब सदैव आपका एक जैसा रहेगा। ठीक है, और तीसरी बात आपका मैंने कहा कि ये वो समास है जिसमें आपका पहला पद जब आपका क्या करेगा, अंतिम पद के साथ मिलेगा, उत्तर पद के साथ मिलेगा, तो पूरा पद ही अव्यय हो जाएगा, यानी जेंडर का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप देख लो यहां। ठीक है, पहचान, पहचान की अगर हम बात करते हैं तो पहचान देखो, हम कहते हैं कि जनरली आपका क्या होगा, इनकी पहचान करने के लिए। अच्छा, पीछे हम ये बताओ कि पीछे हमने इतने सारे आपका क्या पढ़ लिए, यहाँ पे 5 पढ़ लिए हमने, 5 प्रकार पढ़ लिए, छठा ये। मेरे को ये बताओ कि कहीं आपने ऐसा देखा किसी समास में कि पदों की पुनरावृत्ति हुई हो। मैंने कहा शक्ति शक्ति लिखा हो, भक्ति भक्ति लिखा हो, ऐसा लिखा कहीं नहीं लिखा है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि कई केसेस में आपका अव्ययी भाव समास में क्या होगा, शब्दों की पुनरावृत्ति होगी, शब्दों की पुनरावृत्ति होगी। जैसे हम अगर बात करते हैं प्रतिदिन लिखते हैं, है ना, या फिर आपका अगर मैं देखूं तो एक सेकंड है, मैं आगे दिखाता हूं। ठीक है, धड़ाधड़, धड़ धड़ लिखा है ना, तो क्या हो रहा है, पुनरावृत्ति हो रही है। ठीक है, हाँ, घर घर, पुनरावृत्ति हो रही है, यानी 2 पद एक साथ दिख रहे हैं आपको। यहाँ पे आपका इसकी पहचान ये भी। ठीक है, यानी एक शब्द में एक एक आपका जो है हमारे पास समासिक पद जो होगा, उस समासिक पद में क्या होता है, पदों की पुनरावृत्ति होगी, और दोनों पदों की पुनरावृत्ति होने के बाद दोनों अव्यय हो जाएंगे, मैंने ऑलरेडी बता दिया आपको। ठीक है, अब पहला पद आपका जो है हमारे पास उपसर्ग भी होता है, पहचान है। और उपसर्ग क्या होता है, किसी शब्द के प्रारंभ में जो लगते हैं और उसके आपका अर्थ को बदल देते हैं या स्पेसिफिक बना देते हैं। ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पे कई सारे उपसर्ग लिखे हैं, अ, आ, अनु, ये कुछ एग्जाम्पल है। तो इसका मतलब है अव्ययी भाव समास को पहचानने के लिए हम उपसर्गों का भी आपका प्रयोग कर सकते हैं, उपसर्गों को भी देख सकते हैं। जैसे यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार। ठीक है, नेक्स्ट है यथाक्रम। ठीक है, क्रम के अनुसार। एक्चुअली यहाँ पे इसका ये देखो, यथा
यथा, यथा, ये जो वर्ड है, ठीक है, ये क्या है हमारे पास उपसर्ग लगे यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट आपका देखो प्रतिदिन, ठीक है, प्रति, 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 आ जन्म, आ क्या है उपसर्ग है, जन्म पर्यंत जिसको हम कहते हैं, यहां देखो आगे, ठीक है, अनुरूप, अनु, ठीक है। नेक्स्ट आपका अकारण, अ, ठीक है, अंतर आपका क्या है अंतर्व्यथा, ठीक है, तो आपका यहां पे क्या हो गया अंत प्लस व्यथा। नेक्स्ट आपका आमरण, आ प्लस मरण, ठीक है, भरपेट, भर प्लस पेट, भर आपका हमारे पास क्या हो गया उपसर्ग हो गया, तो खूबसूरत, अच्छी सूरत वाली, ठीक है। नेक्स्ट आपका अभूतपूर्व, अ, ठीक है। नेक्स्ट आपका नी, निर्भय है ना, निर, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या है हमारे पास निर्विकार, निर, ठीक है। नेक्स्ट आपका निर्जल, निर, है ना। नेक्स्ट आपका हमारे पास है अनु, फिर आपका क्या है धड़ाधड़, मैंने कहा रिपीटेशन, ठीक है, रातों रात रिपीटेशन, हाथों हाथ रिपीटेशन, घर घर रिपीटेशन, नित्य प्रति, ठीक है। ये आपका हमारे पास, ये तोड़ना नहीं है तुम लोगों को, ये मैं केवल एग्जांपल बता रहा हूं तुम लोगों को कि ये हमारे पास अव्ययी भाव समास है। तो अव्ययी भाव समास में आपका हमने कहा कि पूर्व पद प्रधान होता है, ठीक है, लेकिन साथ में अव्यय भी होता है। तो अच्छा एक चीज बताओ, यहाँ पे देखो क्या जेंडर का कोई फर्क पड़ रहा है ना, पराग, या इससे पता चल रहा है आपको कि जेंडर क्या है। आप पहला पद ले लो चाहे दूसरा पद ले लो, है ना, आप काल की बात करो, कारक की बात करो, आप किसी को भी देखोगे तो यहाँ पे कोई आपका जो है इस पे आपका फिक्सन नहीं होने वाला है। ये हमारे पास है अव्ययी भाव समास। अब देखो यहाँ पे ना कुछ मैंने एग्जांपल दे रखे हैं, एक्चुअली शायद ही आपके पास स्लाइड में भी भेजा होगा, है ना। यहाँ पे हमारे पास कुछ समास ऐसे हैं जिनमें बेसिकली कंफ्यूजन होता है ना। तो कंफ्यूजन वाले जो समास है हमारे पास, एक है कर्मधारय और कौन सा हमारे पास बहुब्री समास। तो यहाँ पे अगर हम किसकी बात करते हैं कर्मधारय, सीधा मैं यहाँ ला रहा हूँ तुम्हें, कर्मधारय समास की अगर हम बात करते हैं तो कर्मधारय समास में हमने क्या कहा था उत्तर पद प्रधान होता है, ठीक है। कर्मधारय समास आपका वो समास था जिसमें हमने कहा विशेषण विशेष्य का उपमेय उपमान का संबंध होता है, यही कहा था, है ना। बहुब्री समास में हमने क्या कहा था कि उत्तर पद प्रधान होता है, मैंने कहा था बहुब्री में हमारे का कोई पद प्रधान नहीं होता है। दूसरी कंडीशन आपका किसी तीसरे पद की ओर आपका कल्पना की जाती है, यानी तीसरे पद के लिए रूढ़ हो जाता है, यही थे। अब एग्जाम्पल देखो यहाँ पर, मैंने कहा ना कि कुछ एग्जाम्पल ऐसे हैं जो हमारे पास कर्मधारय भी है बहुब्री भी है। तो आप देख सकते हो पीतांबर, है ना, इसको हमने कर्मधारय समास में अगर तोड़ा तो हमने लिखा पीला है जो अंबर, लेकिन बहुब्री समास में लिखूंगा मैं, ठीक है, पीतांबर यानी आपका पीला वस्त्र ओढ़ता है जो, ठीक है, या पीतांबर पीला है अंबर जिसका, ठीक है, यानी विष्णु यानी कृष्ण, ठीक है। दूसरा आपका नीलकंठ, नीला है जो कंठ, तो ये तो अगर हम इसको ऐसे तोड़े नीला है जो कंठ तब तो हम इसको कर्मधारय पढ़ेंगे, लेकिन मैं ऐसे लिखूं अगर इसको नीला है कंठ जिसका, तो आपका क्या हो गया ये आपका शिवजी हो गया। महादेव महान है जो देव, लेकिन महान है जो देवता या महान है देवों में जो, वो कौन है भगवान शिव। नेक्स्ट आपका देखो घनश्याम, श्याम है जो घन यानी काला है जो बादल, ठीक है, लेकिन हम कहते हैं घन के समान काला है जो श्याम है जो, वो कौन है भगवान कृष्ण है। नेक्स्ट आपका देखो सुलोचना, मैंने आपका बता दिया सुंदर लोचन वाली, या सुंदर है जो लोचन, तो सुंदर तो तुम में से कई लोगों के लोचन है ना, क्यों भाई, है ना। तो यहाँ पे हमने किसकी बात कर दी मेघनाथ की पत्नी की अगर बात कर दी तो आपका बहुब्री समास में आपका निकल के आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि सुलोचना किसको कहा जाता था मेघनाथ की पत्नी को कहा जाता था। बहुत सुंदर आपका जो है उसकी क्या थी आईज थी, लंबोदर लंबे पेट वाला, तो लंबे पेट वाले तो बहुत सारे होंगे, लेकिन मैंने कहा लंबा है पेट जिसका, लंबा है उधर जिसका, तो भगवान गणेश के लिए फिक्स हो गया। महात्मा, महान है जो आत्मा, और महान आत्मा है जिसकी, वो कोई पर्टिकुलर आपका विशेष व्यक्ति हो सकता है, हम कह सकते हैं महान है आत्मा जिसकी, मैंने कहा महात्मा यानी महात्मा गांधी भी तो हो सकता है ना। महात्मा के नाम से तो हम बेसिकली महात्मा गांधी को ही बुलाते हैं ना, तो किसी पर्टिकुलर आदमी के लिए फिक्स कर दिया हमने उसको, इसलिए आपका हमारे पास ये जो पार्ट है इस पार्ट को समझ लेना। मैंने एग्जांपल जान के दे रखे हैं यहाँ पे, पहले मैंने डेफिनेशन ही लिखी हुई है, उसके बेस पे फिर आपका ये चार्ट बना हुआ है, ठीक है। तो ये एग्जांपल आपको ध्यान रखना है, ये कंफ्यूज करते हैं हमको कि ये आपके हमारे पास क्या है, ये हमारे पास कर्मधारय भी है, ये बहुब्री का पार्ट भी है। आगे आओ, द्विगु और बहुब्री भी तो था, द्विगु का मतलब दो और बहुब्री का मतलब आपका जिसमें तीसरे पद की मतलब की, तो यहाँ पे आपका फिर चाहो तो आप ये चार्ट बना सकते हो जो मैंने आपका ऊपर बनाया यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पे द्विगु की अगर हम बात करते हैं तो द्विगु समास में मैंने क्या कहा था कि जो प्रथम पद होगा वो क्या होगा नंबर होगा, क्या होगी वो संख्या होगी, और वो संख्या या संख्या समूह को रिप्रेजेंट करने का काम करेगा, परिमाण को रिप्रेजेंट करने का काम करेगा,
ठीक है। और दूसरी बात अगर मैं बात करता हूं द्विगु समास में, तो द्विगु समास आपका वो समास होता है जिसमें आपका, हमने कहा कि दूसरा पद आपका विशेष्य हो सकता है, ठीक है, जैसा मैंने लिखा है नहीं। बहुब्री समास में आपका पूरा पद ही विशेषण का यानी विशेषता देने का काम करता है, ठीक है। तो यहां पे आप देख सकते हो चतुर्भुज चार भुजाओं का समूह द्विगु समास। लेकिन अगर मैं इसको ऐसे तोड़ दूं, चार भुजाएं हैं जिसकी, तो भगवान विष्णु हो गया ना, तो ये आपका दो हो गया। तो चार के बेस पे आपका करो द्विगु, ठीक है, चार भुजा वाला अगर है, या चार भुजाओं का समूह अगर पढ़ते हो तब तो आपका द्विगु होगा। लेकिन चार भुजाएं हैं जिसकी अगर पढ़ते हो तब इसका आपका चतुर्भुज कहते हैं। एग्जाम्पल ऐसे आएंगे, पंचवटी, पंचवटी पांच वटों का समाहार, पांच आपका वृक्षों का आपका ग्रुप समूह, ठीक है। तो ये आपका द्विगु समास को रिप्रेजेंट करने का काम करता है। लेकिन अगर मैं पंचवटी को पढ़ूं तो पंचवटी एक प्लेस है, ठीक है। महाराष्ट्र में कभी जाओगे तो महाराष्ट्र में आपका पंचवटी एक प्लेस पड़ती है जहां पे एक छोटी सी अंदर केव भी है, पांच वट यानी आपका जहां पे सीता रही थी, ठीक है, नासिक के पास। तो पांच वटों से घिरा हुआ एक निश्चित स्थल जिसको हम दंडकारण्य में कह रहे हैं, ठीक है, जहां पर आपका राम, देखो वनवास में राम ने सीता और लक्ष्मण के साथ निवास किया था। तो पर्टिकुलरली आपका कहां पे गया, पंचवटी इज अ प्लेस, इज अ आपका जो है एक स्थान है जो फिक्स हो गया, ठीक है। नेक्स्ट आपका हमारे पास त्रिलोचन, मैंने कहा तीन लोचनों का समूह द्वंद्व समास, तीन लोचन वाला आपका कौन हो गया, यहां पर हमारे पास भगवान शिव हो गया। नेक्स्ट आपका दशानन, दस आननों का आपका समूह। वैसे जनरली देखा जाए, अगर यहां पर इस केस में मैं कहा दोनों आ जाते हैं, जैसे दशानन है, 10 तो नंबर है ना, लेकिन अगर गलती से दोनों आ जाते हैं कि द्वंद्व समास है या फिर द्विगु समास है या फिर बहुब्री समास है, तो किसको आपका प्राथमिकता देनी है, किसको आपका हमें फोकस करना है, बहुब्री समास को। क्योंकि 10 भले ही नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन अचानक दिमाग में हमारे सबसे पहले कौन आ रहा है, दशानन यानी रावण आ रहा है। तो रावण को हम आपका बेसिकली क्या करेंगे, यहाँ पे फोकस करने का काम करेंगे। ये कुछ एग्जाम्पल हैं जो आपको ध्यान में रखने में, ठीक है। ऐसे ही कुछ एग्जाम्पल आपका एक दंत है, एक दांत, ठीक है। तो एक दांत से आपका कौन आया, मतलब नंबर आया, तो ये आपका क्या हो गया, द्विगु हो गया, लेकिन एक दंत वाला गणेश हो गया। चतुर्भुज चार भुजाओं वाला कौन है, विष्णु, ठीक है। लेकिन चार भुजाएं, तब आपका चार भुजाओं का समूह, तब आप, अरे दो, मैं कह रहा हूं ना, मैं एक एग्जांपल सेट कर रहा हूं। मैंने ये बिल्कुल नहीं कहा कि एक दंत में आपका, एक का मतलब द्विगु में भी आ सकता हो, क्योंकि नंबर आ रहा है ना एक। अगर हम केवल उसको एक पढ़ेंगे कि एक दांत है ना, तो एक तो नंबर ही है ना। ग्रुप में मैंने बोला, लेकिन ग्रुप में अब एक को मैं कैसे ग्रुप में लाऊं ना, लेकिन नंबर मैंने ये भी तो लिखा है, संख्या या संख्या समूह को रिप्रेजेंट करने का काम करता है, मैंने ये कहा होगा, ठीक है। तो संख्या संख्या समूह को रिप्रेजेंट करने का काम करता है। तो अगर एक दांत लिख रहा है, ठीक है, मैंने ये नहीं कहा एक दांत वाला, नहीं कहा मैंने कहा अगर एक दंत का मतलब है एक दांत, तो ये आपका द्विगु, कौन सा हो गया, द्विगु हो गया। लेकिन एक दांत वाला है जो, वो आपका कौन हो गया, वो हमारे पास गणेश हो गया। जल्दी अगर दोनों आते हैं ऑप्शन में, तब किसको प्रेफरेंस दोगे, तब आपका एक दंत यानी गणेश जी को प्रेफरेंस दोगे। चतुर्भुज मैंने आपको बता दिया, त्रिनेत्र भगवान शिव हो गया। पंचानन आपका हमारे पास, पांच आनंद कौन है, किसके हैं पांच आनंद, पंचानन किसको कहते हैं हम लोग, किसी देवता का नाम है ना, आप देखना किसको कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका षडानन, ठीक है, आपका द्वंद्व और बहुब्री समास है। तो ये पर्टिकुलरली देख लेना एक बार, ये फिक्स कर लेना, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ एग्जांपल्स थे जिनको आपको फोकस करना है, मैं दिखा दूंगा इनको आपको भी, ठीक है। तो ये आपका हमारे पास हो गया समास का एक पार्ट। लगातार इसको पढ़ो और रिविजन करो इसका।